बंगाल के हुगली में फिर हिंसा, जिले में रेलवे स्टेशन पर पथराव। सुमेंदु ने हिंसा को लेकर ममता सरकार पर कसा तंज। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का 159 सीटों पर फोकस, पार्टी को वोट बंटने का डर, जेडीएस के साथ अनऑफिशियल गठबंधन संभव। हाई कोर्ट ने सीएम सोरेन के खिलाफ खनन पट्टा मामले की जांच पर मांगी रिपोर्ट, सरकार और ईडी को निर्देश। मानहानि केस में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से जमानत, सजा रोकने की अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई। 6 अप्रैल को आएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। एक महीने में एक्टिव केस 7 गुना बढ़े, अब 20,000 से ज्यादा केस। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। बात करते हैं प्रयागराज की, जहां अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का मामला सामने आ रहा है। सीजेएम कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। अतीक की पत्नी साइस्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका, नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार, साथ ही पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप। कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। अतीक की पत्नी साइस्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका, नाबालिग बेटे एहजम और आबान की खबर। अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर। अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस। बरेली जेल में बंद है अशरफ। अशरफ को प्रयागराज लाने की सभी प्रक्रिया पूरी। अतीक की पत्नी साइस्ता की ओर से दाखिल की गई याचिका। खबर हम आपको अतीक के नाबालिग बेटों की बता रहे हैं, जिसमें बेटे एहजम और आबार की रिहाई की गुहार लगाई जा रही है। साथ ही अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जिसमें अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस। बरेली जेल में बंद है अशरफ। अशरफ को प्रयागराज लाने की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई। कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जा सकता है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ से पूछताछ होगी। हत्याकांड में अशरफ पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अशरफ यानी कि अतीक के बड़े भाई अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस। प्रयागराज से खबर है, जहां अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी बड़ी खबर है। अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस। बरेली जेल में बंद है अशरफ। अशरफ को प्रयागराज लाने की सभी प्रक्रिया पूरी। सुरक्षा व्यवस्था के साथ कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की। कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया जा सकता है आज।
उमेश पाल हत्याकांड मामले में अशरफ से होगी पूछताछ। हत्याकांड में अशरफ पर साजिश रचने का आरोप। लिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सानू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी सानू, क्या कुछ जानकारी है कि किस रास्ते से, किस रूट से लाया जाएगा अशरफ को? देखिए, बिल्कुल अशरफ को बरेली जिला जेल में करीब 2.5-3 साल से बंद है अशरफ। और उमेश पाल हत्याकांड में जो है उसको आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जो साजिश रची गई थी वो कहीं ना कहीं तार जोड़ते हुए नजर आ रहे थे कि बरेली जिला जेल में रह करके अशरफ ने अपने गुर्गों के साथ ये साजिश रची थी। उसी के बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि अशरफ को जो है प्रयागराज पुलिस जो है कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाएगी, और उसमें पेशी के बाद जो है जो पुलिस ने रिमांड की अर्जी लगाई है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को जब रिमांड के लिए अशरफ के भेजा जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं और खुलासे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन करीब आज 4 तारीख बीत गई है और पिछली करीब 1 तारीख से लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या कल जो है अशरफ को लेके जाया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रयागराज पुलिस जो है अशरफ को लेकर के नहीं गई है, कोर्ट में पेशी नहीं हुई है। हालांकि जो कोर्ट की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से वारंट जारी हुआ है, एक वो B2 वारंट कहलाया जाता है, और B2 वारंट में कोई भी तारीख निश्चित नहीं होती है कि किस तारीख को उसको अशरफ को पेश करना है, ना ही उसमें कोई समय सीमा होती है। लेकिन ये जरूरी होता है कि उसमें पेश करना उनको जरूरी होता है, इसके बाद ही उसको जो है रिमांड पर दिया जाएगा। फिलहाल जो प्रयागराज कोर्ट है उसने सख्त आदेश दे दिए हैं कि अशरफ को फिजिकली तौर पर जो है कोर्ट में पेश करना होगा, उसके बाद ही रिमांड मिल सकती है। फिलहाल जो है प्रयागराज पुलिस की बात की जाए तो बरेली में अभी तक जो प्रयागराज पुलिस डेरा डाली हुई थी, अब वो कहीं ना कहीं गुमनाम होती हुई नजर आ रही है। और अभी जो प्रयागराज की एक गाड़ी है, वज्र वाहन जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बरेली के पुलिस लाइन में खड़ी हुई है, जिसका UP 70 की वो गाड़ी है, वो बरेली में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो इसका मतलब साफ तौर पर से अंदाजा लगाया सकता है किसी भी प्रकार से और किसी भी तरीके से किसी भी समय अशरफ को बरेली जिला जेल से प्रयागराज के लिए ले जाया जाएगा। वहीं कोर्ट ने जो है सख्त आदेश किए हैं कि जो CP है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको जो है अपनी सुरक्षा में इसको लेकर के जाना होगा, और सख्त निर्देश दिए गए किसी प्रकार की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि ये इसमें अहम फैसला सुरक्षा को लेकर के इसलिए दिया गया है, अशरफ ने जब उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के बाद जब बरेली वापस लाया गया था, तो उसने साफ तौर पर से एक बड़े अधिकारी पर आरोप लगाए थे कि उसको धमकी दी गई है, उसको 2 हफ्ते में जिला जेल से निकाल करके निपटा दिया जाएगा। और ऐसे ही आरोप उसकी पत्नी फातिमा ने भी लगाए हैं, और फातिमा ने साफ तौर पर से CBI जांच की मांग भी की गई है, क्योंकि उसने कहा है हमको UP पुलिस पे भरोसा नहीं है और हमारे अशरफ हैं, उनको कहीं ना कहीं जान का खतरा है। तो तमाम तरीके के आरोप अशरफ और अशरफ का परिवार लगा रहा है, लेकिन जो UP पुलिस है वो कहीं ना कहीं उसको रिमांड पर जरूर लेगी। अब रही बात रूट की, तो जो पहले ही रूट जिस तरीके से उमेश पाल अपहरण कांड हुआ था, उसमें पेशी के दौरान बरेली से प्रयागराज के लिए ले जाया गया था, तो बरेली वाया शाहजहानपुर होते हुए सीतापुर, लखनऊ और होते हुए सीधा जो है प्रयागराज ले जाया जाएगा, और उसके बाद ही पेशी होगी। फिलहाल अभी तक किसी प्रकार की जो जानकारी सामने नहीं जुट पा रही है। फिलहाल अभी जो है अशरफ जिला जेल में बंद है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। देर शाम की बात की जाए, कल तक भी जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि अशरफ को आज देर शाम निकाला जाएगा, लेकिन कल भी नहीं निकाला गया। और आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह भी जो है अशरफ को बरेली जिला जेल से नहीं निकाला गया। फिलहाल 1-2 दिन की बात की जाए तो जल्द ही अशरफ को किसी भी समय यूपी की जो प्रयागराज पुलिस है वो जल्द ही निकाल करके ले जाएगी, और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अशरफ को ले जाया जाएगा। उसी के बाद कोर्ट में पेशी होगी, और कोर्ट में पेशी के बाद उसको रिमांड मिल सकती है, जिसमें रिमांड के बाद करीब 14 से 15 दिन की उसको रिमांड कोर्ट दे सकती है। पुलिस की रिमांड में उसको कस्टडी में लेकर के उससे कई पूछताछ की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर से जो अशरफ है उसके जो रिश्तेदार हैं डॉक्टर अखलाक, उनको भी मेरठ से उठा लिया गया है,
और उनके ऊपर भी साफ तौर पर से आरोप है कि उन्होंने जो है उसको जो पनाह दी थी, गुड्डू मुस्लिम है जो शूटर था, उसको पनाह दी थी और उसके साथ गले मिलते हुए उनके सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुए हैं। तो तमाम तरीके के जो तार हैं वो अशरफ से कहीं ना कहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े तो स्तर पर इस पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अशरफ ने ही बरेली जिला जेल में बैठ करके, जिला जेल में कैदी होकर के भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी। जी, साथ ही जैसे आपने बताया कि सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो क्या क्या कड़े इंतजाम किए हैं पुलिस ने, इसे अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें तो। देखिए, बिल्कुल पहले उमेश पाल अपहरण कांड में जब बरेली से अशरफ को ले जाया गया था तब अतीक की भी पेशी हुई थी और अशरफ की भी पेशी हुई थी। तो उस तौर पे भी यूपी एसटीएफ की कुछ टीमें साथ में जा रही थी और वज्र वाहन साथ में जा रहा था और कई पुलिस की वैनें उसके साथ जा रही थी और साथ ही साथ जो मीडिया है, मीडिया की पैनी नजर के लिए जो है मीडिया के कई वाहन भी साथ साथ चल रहे थे और एक एम्बुलेंस भी चल रही थी और साथ ही साथ एक कैदी वाहन और वज्र वाहन भी चल रहा था। तो तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और उसी आधार पर इस बार भी ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब उमेश पाल अपहरण कांड में जब पेशी हुई थी प्रयागराज में, उसके बाद जब लौटा था अशरफ, तो कहीं ना कहीं जो काफिला जो पहले गया था उस काफिले में गाड़ियों की कमी जरूर देखने को मिली थी। सिर्फ 3 गाड़ियों का काफिला लौटते समय दिखाई दिया गया था और जो काफिला था वो पहले करीब 6 से 7 गाड़ियों के बीच अशरफ को ले जाया गया था। तो तमाम तरीके के अभी कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी बात कहना अभी जल्दबाजी होगा और देखना होगा किस तरीके से अशरफ को बरेली से प्रयागराज के लिए ले जाया जाएगा और कब उसको ले जाया जा सकता है। जी सानू, इसी अतीक के नाबालिग बेटों की खबर पर हमारे साथ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो विनय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सीजीएम कोर्ट से रिहाई मिल पाएगी उनके बेटों को? जी, आपको बता दें कि आज सीजीएम कोर्ट में शाइस्ता परवीन ने याचिका डाली है जो उन्होंने अपने 2 नाबालिग बेटों एहजम आवान के लिए जो है उनको छुड़ाने के लिए याचिका डाली है। आज दोपहर के बाद जो है इस मामले पर पूरी सुनवाई होनी है। उन्होंने पुलिस पर एक आरोप भी लगाया था, उन्हें गलत तरीके से जो है अपने हिरासत में रखा है यूपी पुलिस ने। उन्होंने यूपी पुलिस पे खासा नाराजगी भी जाहिर की थी। जी, तो जैसा कि पुलिस पर आरोप लगाया था, तो कोर्ट का क्या कुछ कहना है या पुलिस ने इस आरोप पर क्या बयान दिया है, क्या कहा है उन्होंने? जी, अगर प्रयागराज पुलिस की बात करें तो प्रयागराज पुलिस जो है इन दोनों बेटों को जो है ये जवाब दाखिल किया था कोर्ट में। उन्होंने यह बताया था अपने जवाब में कि ये इनके 2 लड़के जो है घूमते हुए पाए गए थे, इनको जो है बाल सुधार गृह में रखा गया। बार बार पुलिस यही जवाब अपने बयानों में दे रही है और आज जो है इस मामले में सीजीएम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जी, तो इस अहम कोर्ट की सुनवाई क्या आगे बढ़ सकती है या क्या कुछ निकल कर आ सकता है, इसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी, बता दें कि आज सीजीएम कोर्ट ने जो है अपने फैसले आज दे सकती है, क्योंकि आज कोर्ट ने कई बार जो है पुलिस से जवाब भी मांगा था। पुलिस बार बार जो है बाल संरक्षण गृह में होने की बात कह रही है। दोनों बेटे एहजम आवाम पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि ये बाल सुधार गृह में है, लेकिन उनकी जो माता है शाइस्ता परवीन, उनका जो कहना है कि ये बच्चे हमारे बाल सुधार गृह में नहीं है, लिहाजा उन्हें फिर से जो है कोर्ट का रुख किया है और आज उस मामले पे सुनवाई होनी है। जी, तो अब हम सानू से पूछना चाहेंगे कि जो अशरफ का आरोप लगा है कि इन्होंने पूरा प्लान किया था, तो क्या ये आरोप अभी तक सिद्ध हुआ है या सिद्ध होना बाकी है? जी, अनम्यूट कर लीजिए सानू। देखिए, बिल्कुल उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो है लगातार यूपी पुलिस जो है छानबीन में जुट गई थी और तमाम तरीके के जो है लोगों से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसी के बाद जो है अशरफ बंद था, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में भी कहीं ना कहीं अशरफ का नाम उसको जो है नामजद किया गया था, लेकिन उसी के आधार पर कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड से भी इसको जोड़ा जा रहा था। उसी के बाद जो है बरेली में कई यूपी एसटीएफ की टीमें लगाई गई थी और एसआईटी का भी गठन किया गया था। बरेली एसपी सिटी राहुल भाटी के नेतृत्व में बरेली की एसटीएफ और एसआईटी जांच कर रही थी किसी प्रकार से अशरफ के कई तार जो जुड़ते हुए नजर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं निकल के आए। तो साफ तौर पर जो अशरफ का साला है सद्दाम, उसकी बात की जाए और सद्दाम का जो करीबी है लल्ला गद्दी और उन्हीं के साथ साथ कई अन्य लोग भी जो है शामिल हुए थे और करीब बरेली पुलिस अब तक 9 से 10 लोगों को जेल भेज चुकी है, क्योंकि जो अशरफ है उससे जो है गैर कानूनी तरीके से मिलना जुलना रहता था जेल के अंदर। लल्ला गद्दी की बात की जाए तो गैर कानूनी तरीके से वो जो है जेल में मिलता था और लोगों को मिलवाता भी था। वो कई कॉलिंग डिटेल्स ऐसी निकल के आई थी जो प्रयागराज के लोगों से जुड़ी हुई थी और व्हाट्सएप कॉलिंग भी निकल के आई थी और कुछ मुलाकातें ऐसी हुआ करती थी उसमें जो कि सीसीटीवी फुटेज उसमें से जो जिला जेल से गायब थे। तो
कई प्रकार की ऐसे तार जुड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें पुलिस कर्मियों को गाज दी थी और जो अवैध तरीके से जो लोग मिलते थे, गैर कानूनी तरीके से मिलते थे, उनको भी कहीं ना बरेली पुलिस ने और यूपी पुलिस ने जेल भेजा था। तो उसी के आधार पर कहीं ना कहीं अशरफ को भी उससे जोड़ा गया था और नामजद इस बिहाफ पर किया गया है कि जो उमेश पाल हत्याकांड है, अतीक अहमद भी जेल में बंद था, साबरमती जेल में बंद था और अशरफ भी बरेली जेल में बंद था। तो आखिर किस तरीके से इस चीज को अंजाम दिया गया? हालांकि जो इसको जब नामजद किया गया है उसी के बाद ही जो है पुलिस कोर्ट में पेशी की अर्जी लगाई है कि उसको रिमांड के लिए दिया जाए, क्योंकि रिमांड से पहले उस मुकदमे में आरोपी का होना, अभियुक्त बनाया जाना लाजमी होता है। उसी के बाद ही कोर्ट में उसको पेश किया जा सकता है। तो इसी बिहाफ पर जो है उसके तार जुड़ते हुए नजर आए हैं और कोर्ट में अब पेशी होगी और पेशी के बाद ही उसको कहीं ना कहीं 14 से 15 दिन की रिमांड मिल सकती है और 14-15 दिन की रिमांड में पुलिस कहीं ना कहीं अहम सबूत जो है उससे निकाल सकती है। जी, तो अतीक और अशरफ के करीबियों पर भी पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, क्या उनसे कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर अखलाक जो है पकड़े गए हैं, साफ तौर पर से एसटीएफ ने उनको दबोचा है और अब उनसे भी पूछताछ जारी है और कहीं ना कहीं एसटीएफ जो डॉक्टर है उनका भी सरकारी जो उनकी नौकरी थी उस पर भी कहीं ना कहीं गाज गिरने की बात सामने आ रही है। लेकिन अशरफ की बात की जाए तो अभी तक कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है और कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि अब अशरफ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और रिमांड के लिए भी मंजूरी डाल दी गई है। जो एप्लीकेशन यूपी पुलिस ने लगाई थी उसके बिहाफ पर उनको कहीं ना कहीं कस्टडी मिल सकती है। लेकिन जो अशरफ के वकील हैं, प्रयागराज के एडवोकेट्स हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं और उनकी पत्नी है फातिमा जैनब, वो कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अशरफ के जो वकील है, अधिवक्ता है, वो अभी बरेली में डेरा जरूर डाले हुए हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर से कहना है कि हमारा जो क्लाइंट है उसके साथ कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया जा सकता है, कोई वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, एनकाउंटर भी हो सकता है या फिर उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि अशरफ ने खुद एक बड़े अधिकारी पर आरोप लगाए थे, हालांकि नाम नहीं खोला था। और इसी बिहाफ पर जो है इन लोग को संदेह है और जो अशरफ के परिवार वाले हैं उनको इस चीज की चिंता का डर सता रहा है कि अशरफ के साथ कोई अनहोनी ना रच दी जाए। तो ऐसे तमाम तरीके के आरोप पुलिस पर लगते आए हैं और लग भी रहे हैं। लेकिन अशरफ का कितना इसमें नामजद जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसको जो कस्टडी के बाद अशरफ के मुंह से क्या निकलता है वो बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर उसमें किस तरीके की बातें सामने आएंगी और उसी बिहाफ पर उमेश पाल हत्याकांड और गुड्डू मुस्लिम के पर कार्रवाई की जा सकती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अशरफ को प्रयागराज ला सकती है पुलिस, जिसके लिए कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से कड़ी रखी गई है। अब देखना यह होगा कि पूछताछ से अशरफ से क्या निकलकर सामने आता है। साथ ही अतीक के नाबालिग बेटों की रिहाई आज सीजेएम कोर्ट देती है या नहीं, ये भी देखना होगा। अतीक की पत्नी साइस्ता की ओर से दाखिल की गई थी याचिका। नाबालिग बेटों को लेकर साइस्ता ने दाखिल की थी याचिका। खबर कानपुर से है, जहां शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। 5 महीने बाद कोरोना के 3 मरीज एक साथ मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। शहर में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर। 2 स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 3 कोरोना के मरीज मिले। शहर में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 7। तो लगातार कोरोना का बढ़ता कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। कई महीनों बाद कोरोना के कई मरीज एक साथ मिले हैं।
कई शहरों में एक साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़े हुए हैं। तो जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बढ़ते मरीजों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं प्रशासन ने या फिर डॉक्टरों ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि दिल्ली में लगातार कोरोना के जो केस है उसमें शनिवार, इतवार और सोमवार की बात करें तो 300 से ज्यादा केस थे। लेकिन कल टेस्टिंग कम होने के कारण 294 आए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को मीटिंग करके हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि कोरोना को लेकर अगर स्थिति बिगड़ती है तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, ताकि अगर एकदम से कोरोना के केसों में इजाफा होता है तो अस्पताल किसी भी उपकरण को लेकर या बेड को लेकर परेशानी ना हो। दूसरा, मैं आपको बता दूं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो सौरभ भारद्वाज है, उन्होंने कल अचानक ही अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया और दिल्ली का जो बड़ा अस्पताल है दिल्ली गेट पर, जिसको हम पंत के नाम से जानते हैं, उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया। वहाँ पे उन्होंने खुद जाकर ये इस बात का जायजा लिया कि अगर मरीज वहाँ पर है तो उसकी देखभाल ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। दूसरा, मैं बता दूं सबसे बड़ी बात उन्होंने जो ऑन कैमरा बोली थी स्वास्थ्य मंत्री ने कि हमें ये भी देखने आया कि कोई दलाल इस अस्पताल में कोरोना के नाम पर या अन्य बीमारी के नाम पर हॉस्पिटल में दाखिल कराने के नाम पर या किसी अन्य उपकरण के नाम पर कोई फीस या चार्ज तो नहीं ले रहा है। जी अमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं बढ़ते मरीजों को देखते हुए? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय हम खड़े हैं कानपुर के काशीराम अस्पताल में। नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो गुहार लगातार शहरवासियों को लगाई जा रही थी, उसकी यहाँ धज्जियाँ जो है साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट हैं जो जिन्होंने जो है लाइन लगा रखी है पर्चा बनवाने के लिए, लेकिन मास्क जो है वो ज़्यादातर जो है उनके पास नहीं दिख रहा है। रही बात डॉक्टरों की, तो डॉक्टर जो है काशीराम अस्पताल में नदारद हैं। सबसे बड़ी बात की करीब 10 कोरोना के मरीज इस शहर में दोबारा हो गए हैं और दोबारा जो है फिर से एक बार कोरोना बम होता है, लेकिन लापरवाही की जो है इंतहा हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना वार्ड तक काशीराम अस्पताल में अभी तक नहीं बनाया गया है। दूसरी बात आपको बता दें कि जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, शहर के जो सीएमओ हैं, वो इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। और जब केंद्रीय यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो कानपुर के काशीराम अस्पताल में फिलहाल देखने को मिल रही है। जी, तो प्रशासन कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कब सख्त होगा? जी बिल्कुल, सख्ती की जरूरत है, बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि जो शहर के सीएमओ है वही संवेदनहीन है। वो खुद अपने आप में बहुत बड़े लापरवाह डॉक्टर के रूप में मानते जाते हैं। किसी की बात को उनको सुनना नहीं है। जो मरीज हैं, काशीराम अस्पताल की बात करें, काशीराम अस्पताल परिसर में ही सीएमओ का ही कार्यालय है, उनके भी ऑफिस में जाके जायजा लिया गया था। तो साफ तौर पर देखने को मिला था कि जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, जो नर्स हैं, वो उन्होंने खुद जो है मास्क नहीं लगाया था। सबसे बड़ी बात की कोरोना का वार्ड यहाँ पर बना देना चाहिए, वो वार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो आपको बता दें कि अल्टीमेटम देना चाहिए, जो इंडिकेशन यहाँ पर होने चाहिए थे, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है। तो जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, कोरोना का बम दोबारा फूटा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कोरोना के कई मरीज बढ़ रहे हैं, मतलब दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कई तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें जो टेस्टिंग ट्रेसिंग का जो फॉर्मूला था या जो टेस्टिंग ट्रेसिंग चल रही थी, क्या वो दोबारा से वापस आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं टेस्टिंग पिछले 4 दिन से दिल्ली में चल रही थी, लेकिन कल टेस्टिंग किन्हीं कारणों से पता नहीं क्या है कि उसमें कुछ कमी आई और इसी वजह से कल का आंकड़ा थोड़ा दिल्ली में डाउन गया। लेकिन बात करें दिल्ली में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी निर्देश आए, कोई ऐसी घोषणा हो या प्रशासन करे, सरकार सख्ती करे, तब उसके बाद दिल्ली की जनता को लगेगा कि दिल्ली में कोरोना वापसी आ गया है। फिलहाल आज की तारीख की बात करें तो दिल्ली में
कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है और ना ही मास्क लगा रहा है। जी जी लखनऊ से हमारे संवाददाता सुहैब आलम जुड़ गए हैं। तो जी जुहैब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में अभी तक कोरोना के कितने केस सामने आए हैं, कितने नए केस सामने निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो कोरोना के कई मामले निकलकर लखनऊ में सामने आए हैं। 36 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कई मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है, जिसमें से 6 महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो भी उसमें शामिल हैं। जो कोरोना के बढ़ती स्थिति है उसे देखते हुए लगातार सरकार ने अपील किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। जो 11 नए मरीज मिले हैं इनमें 6 मरीज जो है वो महिलाएं हैं और उसके अलावा पुरुष हैं। इस समय जो लखनऊ में प्रेजेंट टाइम में जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 49 हो चुकी है। 49 जो है कोविड से संभावित मरीज हैं। वहीं प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस समय कई सारी बीमारियां पैर पसार रही हैं। मलेरिया ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। 40 मरीज मलेरिया के भी यूपी में मिल चुके हैं और इसके साथ ही स्वाइन फ्लू का भी एक मरीज अब सामने। तो जैसा कि आपने बताया कि मलेरिया और स्वाइन फ्लू के भी मरीज मिले हैं, तो प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है इन सब बीमारियों को लेकर के, या अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? अभी देखिए अब अस्पतालों में कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं जी जी जुहैब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अस्पतालों में कोविड को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हैं। सभी जो आइसोलेशन वार्ड है उन्हें तैयार किया गया पीछे से जाना चाहिए आपको है। जो सीएमओ हैं उन्होंने अस्पतालों को निर्देशित किया है कि जो मरीज आ रहे हैं उनके कोविड टेस्ट किए जाए और कोविड रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए ताकि मरीजों को बीमारी के बारे में पता चल सके और कोविड की गंभीरता को देखते हुए मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना है। कुछ मरीज अभी होम आइसोलेशन में भी जा रहे हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मरीजों को अस्पतालों में ले जाना शुरू किया जाएगा और अस्पतालों में उनका ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल अभी जो मरीज हैं वो गंभीर नहीं है, उन्हें आम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में गंभीरता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये मार्च का महीना हर बार कोविड की मुसीबत साथ लेकर आता है। जी प्रवेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या एक बार फिर से प्रशासन मास्क को कंपलसरी कर देगा? किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने से पहले मास्क कंपलसरी होगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अगर जिस हिसाब से दिल्ली में आंकड़े आ रहे हैं उसे देखते हुए ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर ही सरकार को ये डिसीजन, ये निर्णय लेना होगा, क्योंकि जब कोरोना का में केस में 400 से ज्यादा केस दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। परसों की बात करें 419 केस थे, लेकिन अगर ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता है तो ज्यादा समय नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है दिल्ली में मास्क और सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल हमने पीछे भी देखा था उसके लिए सरकार के दिशा निर्देश आनी तय है। जी तो जी प्रवेश, जैसे कि दिल्ली में काफी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तो इसको लेकर क्या स्कूलों या बाजारों में किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया हो? जी बिल्कुल नहीं, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिल्ली वासियों की बात करें, दिल्ली वासी सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई सरकारी दिशा निर्देश आए और प्रशासन सख्ती करे और उसके बाद ही वो मास्क के साथ सैनिटाइजर का पालन करें। बात अगर करें स्कूलों की, तो स्कूलों में अभी तक कोई भी दिशा निर्देश नहीं है, ना बच्चों को मास्क लग रहा है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ खुले आम, जैसे बच्चे आम दिनों में स्कूल में जाते हैं, वही प्रक्रिया है। कोई सख्ती नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है। जिसको जैसे आना है वो जा सकता है, जिसको जैसे करना है वो कर सकता है। बात अगर दिल्ली के अस्पताल की करें तो उसमें भी यही हालत है, लोग दवाई दिलाने जा रहे हैं या साथ में जा रहे हैं, वो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी साथ ही प्रवेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कितने कोरोना के केसेस अभी तक मिल चुके हैं? जी बात करें, कल का जो आंकड़ा था वो 293 का था और परसों का 419 का था, और उससे पहले की बात करें तो 300 के आसपास का आंकड़ा था। लगातार दिल्ली में जो है आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जिसको देखते हुए दिल्ली में आने वाले दिनों में जरूर हालात बिगड़ सकते हैं। जी जुहैब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि लखनऊ में भी बढ़ रहा है कोरोना, उसको देखते हुए क्या अस्पताल में अभी तक मास्क या सैनिटाइजर इन सब का प्रयोग किया जा रहा है, यूज में लाया जा रहा है?
बिल्कुल अवंतिका, देखिए ये मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम चीजें कॉमन चीजें हो चुकी हैं। इन चीजों का लोगों को खुद भी ज्ञान है। जरूरी नहीं है कि सरकार गाइडलाइन जारी करे उसके बाद ही इन चीजों का पालन हो। लोग खुद भी गंभीर हो सकते हैं, खुद भी मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लापरवाही लोगों के अंदर से जाती नहीं है। और जो कोरोना है, जब तक की गाइडलाइन नहीं आती है, जब तक मौतें होना शुरू नहीं होती है, तब तक की लोगों को इस बारे में समझ में नहीं आता है। हालांकि अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जाती हैं, सारी समुचित जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनके पालन कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन आम जनता इन सभी चीजों से परे रहती है। अब देखा जाए तो पिछले एक दिन में 24 घंटे के अंदर देश में 11 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन 3600 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो गंभीर नहीं हो रहे हैं, वो सचेत नहीं हो रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोविड की गंभीरता क्या है। पहले दूसरी वेव में हमने इस गंभीरता को देखा, परेशानियों को झेला, लेकिन अभी भी लोग उस परेशानी को समझ नहीं रहे हैं कि अगर कोविड बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा तो क्या प्रभाव होंगे। हम सारी चीजें देख चुके हैं कि किस तरह से काम पर इसका प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से बिजनेस बंद होंगे, कैसे लोगों के आर्थिक जीवन पर फर्क पड़ता है, कैसे लोगों के पर्सनल जीवन पे फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं। लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट इंडिकेट करे, फिर से वो कॉलर ट्यून चलाई जाए, फिर से एक बार कैंपेन्स चलाए जाएं। एक सिंपल सी चीज है कि कोविड बढ़ रहा है, एक संक्रमण है, लोगों को खुद सचेत रहना है, खुद अपनी सुरक्षा करनी है और खुद अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखना है। जी, तो अमन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी आपने दिखाया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इससे और भी कोरोना के नए मरीज मिलने की संभावनाएं हैं? तो इस प्रकार को किस रूप में देखा जाए इस चीज़ को? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर कोविड संक्रमण फैलता है लोगों के एक दूसरे से संपर्क में आने से, और कोविड के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और ऐसी काम करना जिससे कि कोई चीज संक्रमण फैले ना। लेकिन लोग सचेत नहीं होते हैं। जाहिर तौर पर एक बार फिर से प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, सरकार को एक्टिव होना होगा, फिर लोगों के चालान करना शुरू होंगे। जब लोगों की जेब पे वजन पड़ने लगता है, उनके चालान कटने लगते हैं, जब उनके अपने अस्पताल में भर्ती होने लगते हैं और उनके अपने मरने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये कितनी गंभीर समस्या है और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। लेकिन आम तो ये सवाल जी अमन मैंने आपसे पूछा था कि जिस हिसाब से लोग सोशल डिस्टेंसिंग पीछे हॉस्पिटल में बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना बढ़ेगा, इस पर अभी हॉस्पिटल प्रशासन ने क्या कोई सख्ती की है या अभी तक कुछ इस पे कहा है कुछ? बिल्कुल अवंतिका, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्पतालों में पहले से जी अमन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है ये। अवंतिका, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कानपुर के जो डॉक्टर्स हैं, जो कानपुर के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, कानपुर के जो सीएमओ हो, सबसे पहले उनको जागरूक होना होगा और फिर से एक बार सरकार की जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी देश में आई थी और कई हजार लोगों की जो है मौतें हुई थी। इसके बाद भी आपको आज का नज़ारा अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि काशीराम अस्पताल में किस तरह से लोग जो है हजारों की संख्या में भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई आपको बता दें कि इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, जो उनके तीमारदार हैं, उनको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है अपने लोगों को खोया था, तो बड़ी महामारी जो है आई थी और दिल्ली में जो है कई ऐसे जो है शहर हैं जहाँ पर कोरोना वापस आया है, क्योंकि कानपुर में 8 महिलाएं समेत 2 पुरुष जो है टोटल 10 लोग जो है कोरोना के मरीज हैं। लेकिन बहुत जो आम जनता है उसको इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रही बात जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन पूरी तरह से चैन की नींद सो रहा है। जब यही संख्या बढ़ती है तब जो है जिला प्रशासन की नींदें जो है वो टूटती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो जागरूक होना ही है। साथ में जो आला अधिकारी हैं, खास तौर से मेडिकल विभाग की बात की जाए तो सीएमओ कानपुर को इस पूरे मामले में एक्टिव हो जाना चाहिए और उनको जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास वो कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप सभी का शुक्रिया। तो कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए खुद लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, ना कि वो इंतजार करे कि प्रशासन कब इसको लेकर सख्त हो। हर तरफ से कोरोना का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कई नए मामले बढ़ते जा रहे हैं।
एक्टिव केस की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। खबर लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव में मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी। प्रभार वाले जिले के साथ साथ गृह जनपद की जिम्मेदारी। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी मंत्री करेंगे दौरा। केशव प्रसाद मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कानपुर का प्रभारी बनाया। नगर निगम प्रभारी सह प्रभारी के रूप में हुई तैनाती। कई राज्य मंत्री, नगर पालिका प्रभारी तैनात किए गए। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सभी मंत्री करेंगे दौरा। केशव प्रसाद मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी। कई राज्य मंत्री, नगर पालिका प्रभारी तैनात किए गए। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रबंधन में होगी भूमिका। बेबी रानी मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना निगम प्रभारी। साथ ही सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद, जयवीर सिंह निगम प्रभारी। खबर लखनऊ से है, जहां निकाय चुनाव में मंत्रियों को दोहरी जिम्मेदारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। तो जी भरत, क्या कुछ जानकारी है आपकी इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में हो सकते हैं, जिसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने बैठक का दौर शुरू कर दिया है। चाहे बात कर ले समाजवादी पार्टी की, चाहे बात कर ले आम आदमी पार्टी की, चाहे बात कर ले बीएसपी की। लेकिन अगर बात करी जाए बीजेपी सरकार की, जो मौजूदा प्रदेश में जिसकी सरकार है, उन्होंने भी अपनी कमर को कस लिया है। उत्तर प्रदेश में जितने भी राज्य मंत्री हैं, मंत्री हैं, और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और केशव मौर्य डिप्टी सीएम, तमाम जो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब इस चुनाव को जिताएं और कड़ी से कड़ी मेहनत करें, क्योंकि ये देश है। उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय चुनाव है उसमें निचले स्तर पर जो मजबूती दिखाई जाती है, कितनी मजबूत है। फिलहाल अब कई मंत्रियों को नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है, तो अगर कहीं बात कर लें, कई मंत्रियों को नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया है। अब प्रदेश में जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो तमाम बड़े नाम है, डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक है, उनको भी दौरा करने के लिए कहा गया है। तमाम जगह जाके दौरा करेंगे और वहां की चीजों को समझेंगे कि किस चीज की कमी है और किस तरीके से निकाय चुनाव को अच्छी मतों से जिताया जा सकता है। फिलहाल बेबी रानी मौर्य, तमाम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश खन्ना को नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है। अगर बात करें नगर पालिका की, तो सूर्य प्रताप शाही, जितिन प्रसाद और जयवीर प्रसाद को भी नगर पालिका का प्रभारी बनाया गया। फिलहाल सभी पार्टियां जोरों से इस चुनाव को, निकाय चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटों को लाएंगी, क्योंकि यही एक बेस तैयार होगा जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में जो 2024 में चुनाव हो रहा है उसमें कितनी भूमिका रहती है उत्तर प्रदेश से। जी, तो सभी मंत्री दौरा भी करेंगे जैसा कि अभी आपने बताया। तो क्या कुछ जानकारी है कि ये दौरे कब से शुरू होंगे, या आज से, कल से, कब से? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा उससे पहले ही ये लोग दौरा करना शुरू कर देंगे, जितने भी ब्रजेश पाठक मंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम राज्य मंत्री, और इसके साथ ही साथ देश को भी मजबूत करेंगे। अब जल्दी ही, क्योंकि दिन बहुत कम बाकी हैं चुनाव के तारीख, कभी भी चुनाव की तारीखों का, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसको देखते हुए अब सभी पार्टियों ने, चाहे बीजेपी की बात करें, उन्होंने भी अपनी कमर को कस लिया है और अब चुनाव में दौरे करके ही और बेस को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है सभी लोगों को दे दी गई है। जी, शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। केशव प्रसाद मौर्य, गिरीश चंद्र यादव को काशी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कई मंत्री दौरे पर भी जाएंगे अपने अपने इलाके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करेंगे अब सत्ता की धौंस ले गई जान। मामला सीतापुर से है, जहां बीजेपी नेता की गुंडाई का मामला सामने आया है, जिसमें एम्बुलेंस के आगे खड़ी की गाड़ी जिसमें मरीज की मौत हो गई। बीजेपी नेता ने की अमानवीय हदें पार।
एम्बुलेंस के आगे खड़ी की गाड़ी जिससे मरीज की मौत हो गई। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़ी की गाड़ी। सीतापुर में बीजेपी नेता की गुंडाई का मामला सामने आ रहा है। एम्बुलेंस के आगे खड़ी की गाड़ी जिससे मरीज की मौत हो गई। बीजेपी नेता ने की अमानवीय हदें पार। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़ी की गाड़ी। सीतापुर में बीजेपी नेता की गुंडाई। एम्बुलेंस के आगे खड़ी की गाड़ी जिससे मरीज की मौत हो गई। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस के सामने खड़ी की गाड़ी। राम दिनकर का भाई हूँ मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम। सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको हम। उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम, मतलब ये फोटो सिमराट होगा और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। मिटा जिंदगी में नष्ट कर हाथ मत एक फोन। मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस। औकात में सारे गाली देना, गाली नहीं है। गाली मैंने किसी को नहीं दी, नहीं निकल गाली। हमने इसको हमने गाड़ी नहीं निकल पाई थी, अगर निकल गई नहीं तो कब की चली गई होती है। हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। नाम से नाम सुनना है। संघर्ष अभी तेरी जिंदगी ना कर दे बेवजह। तेरे बेवजह केवल तू बोला है इतनी बात पर, बेवजह बोला है इतनी बात पर, बेवजह पे मेरे लिए करवाएंगे। मेरा मरीज एक्सपायर हो गया है। ड्रामा कर रहा है। राम दिनकर का भाई हूँ मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम। तो खबर सीतापुर से है जहां एम्बुलेंस में मरीज को ले जा रही है, जिससे बीजेपी नेता, खुद को बीजेपी नेता का भाई बता रहे हैं ये, जिन्होंने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के सामने खड़ी कर दी और उसके बाद हटाने से मना कर दिया, जिसके चलते सही समय पर मरीज को इलाज नहीं मिल पाया और मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। खुद को बीजेपी नेता का भाई बता रहे हैं ये, साथ ही उसके बाद कई अपशब्द का प्रयोग भी किया। सिर्फ गाड़ी हटाने को लेकर इतना विवाद हुआ जिसमें मरीज की मौत भी हो गई। सिर्फ गाड़ी हटाने का मामला था, जिसमें अगर ये सही समय पर अपनी गाड़ी वहां से हटा देते तो शायद मरीज की जान बच जाती, पर इन्हें अपनी सत्ता की धौंस दिखानी थी। इन्हें बताना था कि ये बीजेपी नेता के भाई हैं। आखिर ऐसे कैसे पता चलता, अब देखना ये होगा। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं इनकी गुंडाई का ये पूरा वीडियो। राम दिनकर का भाई हूँ मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम। सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको हम। उमेश मिश्रा कहते हैं डीएम, मतलब ये फोटो सिमराट होगा और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, छोड़ दीजिए। मिटा जिंदगी में नष्ट कर हाथ मत एक फोन
मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस। औकात में सारे गाड़ी देना, गाड़ी नहीं है। गाली मैंने किसी को नहीं दी, नहीं निकल गाड़ी हमने इसको कहा, हमने से गाड़ी नहीं निकल पाई रही, अगर निकल गई नहीं तो कब की चली गई होती है। हमारा मरीज एक्सपायर हो गया है। नाम किसी नाम सुनना है? संघर्ष अभी तेरी जिंदगी ना कर दे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। तो अबरार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वीडियो में अभद्रता कर रहे ये जो माननीय हैं, ये है कौन आखिर? क्या ये बीजेपी के नेता हैं या सिर्फ ये धौंस दिखाने के लिए बोल रहे हैं? जी अबरार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से अबरार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। तो वीडियो में दिख रहे दबंग अपने आप को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर से यह भी कहा कि वो उनकी जिंदगी नष्ट कर देंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर का कहना सिर्फ इतना था कि अगर आप समय से गाड़ी हटा लेते तो उसके मरीज की जान बच जाती। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अबरार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अबरार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वीडियो में दिख रहे ये जो दबंग नेता हैं, क्या आखिर ये सही में बीजेपी के नेता हैं या सिर्फ ये सत्ता का धौंस दिखा रहे हैं? जी आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के जिला अस्पताल का पूरा मामला है, जहां पर एम्बुलेंस को जाना था और मरीज को लेकर लखनऊ पहुंचना था, लेकिन एक जो कथित तौर पर नेता अपने आप को बता रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी गाड़ी रास्ते में पार्किंग की कर दी गई थी, जिसकी वजह से मरीज लखनऊ तक नहीं पहुंच पाया, एम्बुलेंस रुकी रही और उसकी उसी में मौत हो गई। जिसके बाद जो नेता थे उनके जो परिजनों ने बताया कि आपकी गाड़ी अगर रास्ते में हटा ली जाती तो शायद मेरा मरीज वहां तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो मरीज की मौत हो गई। इसके बाद नेता जो दबंगाई दिखाई और गाली गलौज की है, उसका साफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये सत्ता की धौंस जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन सीतापुर में ऐसे कोई भी नेता, सभी से बात की गई तो ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिससे पहचान हो सके कि कहाँ के रहने वाले। ये जरूर पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि ये हरदोई के रहने वाले थे और साथ सीतापुर पहुंचे थे और इन्होंने सत्ता का धौंस दिखाया और जिसका नाम बता रहे हैं वो ब्लॉक प्रमुख पिसावा के हैं। उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर कहना कि हमारा कोई भाई नहीं है और नहीं मैं इनको जानता हूं। लेकिन किस तरह से सत्ता का धौंस दिखाकर एक इसको धमकाया जा रहा है, एक मरीज के परिजनों को धमकाया जा रहा है और एक उनकी वजह से एक मरीज की जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता का जो है पूरी तरीके से धौंस दबाकर इस तरह की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए और पुलिस इनकी तलाश भी कर रही है कि आखिर कौन है ये। जी साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या काम था इन्हें जो इन्होंने रास्ते में बीच में गाड़ी खड़ी कर दी और बाद में गाड़ी हटाने तक से मना कर दिया? जी इनका सीतापुर पहुंचे थे, उनका कहना था कि मैं अंदर दवा लेने गया था, लेकिन किस कारण कैसे गए थे क्योंकि एम्बुलेंस उनका रास्ता था और वहां पर न जाने के कारण जो मरीज था उसकी मौत हो गई और जो मरीज था वो वकील बताया जा रहा है सीतापुर के दुर्गापुरा का रहने वाला था। उनके परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनसे कहा गया तो वो उल्टा ही गाली गलौज करने लगे और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। यही नहीं पूरा बवाल करते रहे, उसके बाद वहां से निकल गए। तो इसके बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसके बाद पुलिस उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी साथ ही क्या आपने बीजेपी नेता से जो वीडियो में नाम यूज हुआ है कि राम दिनकर के भाई हैं वो, तो क्या उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? हाँ, राम किंकर पांडे से हमने बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना कि हम इनको नहीं जानते हैं, ना मेरे भाई हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुपों पर वायरल किया है, अपना बयान वायरल किया है कि हम ना इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं और ना ही मेरे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं केवल सत्ता का और कथित तौर पर नेता अपने आप को बताकर एक सत्ता की धौंस जमा रहा था और उसके बाद जिसके चलते एक मरीज की मौत हो गई जो हार्ट का पेशेंट था और डॉक्टर द्वारा जल्दी इसको लखनऊ ले जाना था, लेकिन वो इनकी गाड़ी खड़ी पार्क होने के चलते वो नहीं ले जा पाया और उसी में उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या
सत्ताधारी का इतना दबाव रहता है कि जिस तरीके से किसी का बात भी नहीं मानेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, साथ ही पुलिस ने अभी तक इस मामले पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस की तरफ से बताया गया है कि वीडियो के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है और उनकी खोजबीन की जा रही है कि आखिर कहाँ के रहने वाले थे। और कहीं ना कहीं पुलिस से ये बताया गया, पूछा गया तो उनका कहना है कि ये हरदोई का रहने वाला था, शाहाबाद का बताया जा रहा है। उसका वीडियो है और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची है और उनकी खोजबीन कर रही है कि आखिर उनको पकड़ के लाया जाए और किस मामले में आए थे और पूरी जाँच की जाए। जी, साथ ही जो मृतक मरीज के परिजन हैं उनका क्या कहना है? मृतक जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इनकी गाड़ी पार्क ना होती और आधे घंटे तक इंतजार न करना पड़ता तो शायद उनका मरीज यहाँ से बच सकता था और लखनऊ के लिए पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काफी देर तक ये हंगामा करते रहे और ढूंढते रहे कि आखिर गाड़ी किसकी है। जब पहुंचे वहां पर तो केवल उसने यही शिकायत की थी कि आपकी गाड़ी यहाँ पर रास्ते में हटा ली जाए, तो उस पर सत्ता का दबाव दिखाते हुए बताया कि अभी डीएम-एसपी के द्वारा आपके पट्टे चलवाऊंगा और आप पे फर्जी मुकदमे लिखाऊंगा, ऐसा आरोप लगाया और उसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। जी, शुक्रिया अबरार तमाम जानकारी के लिए। तो ये बीजेपी नेता की गुंडाई सामने आ रही है, जिसमें ये खुद को तो बीजेपी नेता का भाई बता रहे हैं, पर साथ ही जिनका नाम इन्होंने लिया है वीडियो में राम दिनकर का, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि वो इन्हें नहीं जानते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी सरकार की विकास योजनाओं में आएगी गति। सचिवालय प्रशासन ने लिए अहम फैसले। फाइलों की मूवमेंट की प्रक्रिया को किया गया आसान। विकास योजनाओं को बल मिलेगा। खबर लखनऊ से है, योगी सरकार की विकास योजनाओं में आएगी गति। सचिवालय प्रशासन ने लिए अहम फैसले। फाइलों की मूवमेंट की प्रक्रिया को किया गया आसान। योगी सरकार की योजनाओं में आएगी गति। सचिवालय प्रशासन ने लिए अहम फैसले। फाइलों की मूवमेंट की प्रक्रिया को किया गया आसान। योगी सरकार की विकास योजनाओं में आएगी गति। सचिवालय प्रशासन ने लिए अहम फैसले। फाइलों की मूवमेंट की प्रक्रिया को किया गया आसान। विकास योजनाओं को मिलेगा बल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जी जुड़े हुए हैं। जी, क्या कुछ जानकारी है आपकी इस खबर पर? अवंतिका, देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है और ये इनका दूसरे कार्यकाल में ये काफी समझ चुके हैं। फाइलों के आवागमन के बारे में निर्णय को होने में देती हुई, क्योंकि फाइलें कई स्तर से गुजरती थी, तो मुख्यमंत्री ने इसको कहा कि इतने स्तरों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, अब स्तरों को छोटा किया जाए। और उन्होंने वर्गीकरण कर दिया है फाइलों को, कहाँ से गुजरना, किस प्रवृत्ति की फाइल है, वो उसी प्रवृत्ति के साथ उसी अफसर से गुजरेगी। तो पहले 8 लेवल फाइलों के होते थे, शुरू होती फाइलों का इनिशियल फाइल जो चलती थी, सेक्शन अफसर के बाद पहले जूनियर अफसर, फिर सेक्शन अफसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर विशेष सचिव, फिर सचिव पर प्रमुख सचिव। तो इसको मुख्यमंत्री ने काफी बारीकी समझा और प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को बुलाया कि फाइलों का जो आवागमन है, इतने स्तरों से फाइलें गुजरती, इसको कुछ कम किया जाए। तो अब आवागमन जो पहले 8 फाइलों गुजरती तब निर्णय हो पाता था, उसको आधा करके अब
4 स्तरों पर कर दिया गया है। उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी को एक माना है। ज्वाइंट सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी अप्रूव कर दे, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी कर देगा और जो सेक्शन अफसर है वो अपने स्तर से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो कुल मिला के 8 स्तरों को घटाकर उन्होंने 4 स्तर कर दिया, जिससे विकास की योजनाएं अब बाधित नहीं होंगी और जल्दी जल्दी उनमें निर्णय हो जाओ। जो जन समस्याओं की फाइलें लंबित रहती थी उनको भी निराकरण जल्दी हो जाएगा। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सचिवालय प्रशासन ने लिए अहम फैसले। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।